नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। जिस मसले पर इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं वो अब एक एजिटेशन की, एक विरोध की शक्ल ले चुका है। ये ज्वेलर्स का मसला है। मैं आपको दो बातें जल्दी से बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि कांग्रेस की सरकारों ने भी ये 1% का एक्साइज लगाने की कोशिश की थी, बल्कि जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही 2004 से 2014 में, 2 बार कांग्रेस ने ऐसा करने की कोशिश की। एक बार 2005 में और एक बार 2012 में। दोनों बार कांग्रेस की सरकारों को यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली फिलहाल इस फैसले को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की दलील यह है कि जीएसटी की दिशा में ये जो रेवेन्यू जनरेशन, पैसा कमाने का जो मॉडल है, उसको ज्यादा बेहतर बनाएगा। ज्वेलर्स अपने हिस्से की दलीलें लेकर आए और उनका यह मानना है कि इससे कतई भी उनके लिए कोई फायदा नहीं। मेरे साथ कुछ बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में और उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज्वेलर्स का विरोध है ये कितना सही या कितना गलत है। मेरे साथ सतीश चंद्र सिंघवी जी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली ज्वेलर्स एसोसिएशन के और बहुत ही पुराने ज्वेलर्स में से हैं। मेरे साथ अमित गोयल साहब हैं, पहले भी मिल चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, पायनियर से जुड़े हुए अमित, और आर्थिक मसलों पर हम अक्सर बातचीत करते हैं। प्रवीण खंडेलवाल हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। अमन सिन्हा है, वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक मीनावाला जी, जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलर्स ट्रेड फेडरेशन के। तो हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं इसके बाद में इसके कि ये क्यों एक अहमियत भरा मसला है, इससे आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ता है, हम इन सब बातों पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सतीश जी आपसे शुरू करने वाला हूं कि आप क्यों समझते हैं कि ये 1% का जो एक्साइज बढ़ाया गया है ये ज्वेलरी इंडस्ट्री को मार देगा, उसे चोट पहुंचाएगा? अभिज्ञान जी, पहले तो एनडीटीवी का बहुत शुक्रिया करता हूं जी कि उन्होंने मौका दिया जी। 1% एक्साइज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सारे ज्वेलर्स जितने हमें सब टैक्स दे रहे हैं और वी आर बहुत ऊंची रेशो में टैक्स दे रहे हैं और कम्युनिटी से भी ज़्यादा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझने की कसर ये है कि एक्साइज लगता है, हम पहले समझे एक्साइज है क्या। एक्साइज कहते हैं कि कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करें, बनाएं, उस पर एक्साइज लगना चाहिए। हम कोई चीज़ बना ही नहीं रहे एक छत के नीचे। ये साइकिल नहीं है तो सारा एक छत के नीचे तैयार हो गया और साइकिल बाहर भेज दिया, या स्टील हो गया तैयार भेज दिया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात और मैं कह दूं बीच में कि हम मोदी जी के साथ हैं, सब जने मोदी जी की मेक इन इंडिया के साथ हैं और उनके साथ ही चलना चाहते हैं। लेकिन अभी समझने में थोड़ी सी देर हो रही है कि ज्वेलरी का ट्रेड समझ नहीं पा रहे हैं। तो 358 ऑर्गेनाइजेशंस क्यों विरोध कर रही हैं सार्वजनिक तौर पर? 358 एसोसिएशन आप लोगों के ज्वेलर्स की ये सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है जब आप लोग मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ है मेक इन इंडिया में। हाँ, ये समझ नहीं पा रहे। हाँ, मेरा यही आपसे है अनुरोध कि मोदी जी के मेक इन इंडिया के साथ हैं, लेकिन क्योंकि समझ नहीं पा रहे तो इसलिए सब गड़बड़ हो जाएगी सारी। ये मेक इन इंडिया खराब हो जाएगा चीज। कैसे? कोई प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर नहीं होता इसमें। सिर्फ ये कहना 2-4 आदमी ने अमिताभ बच्चन को ला दिया या किसी और से बहुत ज्यादा ऐड करा दिए, उनको ज्वेलर में समझिए आप। सिर्फ ज्वेलरी ट्रेड तो ऐसा है, ये हैंडीक्राफ्ट ट्रेड है। नहीं, लेकिन आप लोगों की मूल समस्या क्या है? मैं समझता हूँ, आप बताता हूँ ना आपको। हाँ, क्योंकि आपने शुरुआत की इस बात से कि आप लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं। 30 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ से ज्यादा का आपका टैक्स जो है वो एक्सचेकर को जाता है हर साल। एक्साइज करने से जो हमारे 1 करोड़ आदमी हैं, हाँ, जो हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए हैं, हाँ, जो कारीगर आदमी हैं, हाँ, वो बहुत इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उनका ऐसा इफेक्ट होगा कि वो 1 करोड़ तो कहने के हैं, 5 करोड़ उनके पीछे फैमिली लगी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि वो इस तरह इफेक्ट हो। उसका कारण क्या है कि वो सब अपना एक घान कहते हैं, घान, आपको शायद टर्म नहीं पता इसकी, एक घान होता है। हर कारीगर के पास, छोटे मोटे कारीगर है, उसने अपनी मेहनत करके बेचारे ने 100 ग्राम सोना करा, किसी ने 150 कर लिया। वो घान के अंदर आप तमिलनाडु चले जाइए,
आप सारा बीकानेर का मीना इंडस्ट्री देख लीजिए और महाराष्ट्र में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, हर जगह कारीगरों ने घान बना रखे हैं अपने अपने। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अब मैंने एक बार ज्वेलर हूँ, मैंने कहा भाई ये मेरे डिजाइन है, ये 5 डिजाइन बना के ले आना तुम। वो घाट बना के लाता है, क्योंकि ये ट्रेड जो है फैला हुआ है, इसमें तो छोटे छोटे एक जगह नहीं है ट्रेड। नहीं, मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे एक लाइन में समझा सकते हैं कि 1% से प्रॉब्लम क्या आपको? प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि ये कोई एक जगह पे जो वो कारीगर बना रहा है गहने आपके, उसकी कीमत ऊपर जा रही है। उसकी कीमत जाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर वो 6 करोड़ के हिसाब से बनाएगा, हाँ। तो मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए महीना और 2 लाख रुपए रोज, तो 65 ग्राम का सोना गलाएगा वो। तो 65 ग्राम सोना गलाएगा, उसे 130 रुपए मिलेंगे। ठीक है। क्या खाएगा वो? उसे गलाना ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस दिन ज्यादा गला लिया उसी दिन वो उसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए अब आपके पॉइंट को समझा। अमित गोयल, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कांग्रेस 2 बार इसकी कोशिश कर चुकी थी, दोनों बार विरोध की वजह से कांग्रेस को वापस लेना पड़ा। देखिए, जैसा भाई साहब बता रहे थे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हाँ, सही बात है। और इनको मेरे ख्याल 1% से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है कि इंस्पेक्टर राज से, कि वो इंस्पेक्टर आएगा, वो बुक्स को देखेगा और फिर वो अपने पैसे बनाएगा, वो कितना उनको ब्लैकमेल करेगा, नहीं करेगा। और इनके यहाँ ज्वेलरी में क्या है कि अनएडुकेटेड क्लास है लेकिन स्किल्ड क्लास है। वो काम जानते हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करना और एक किताब रखना और वो प्रेजेंट करे। उससे मेजर दिक्कत है, इनको 1% से नहीं है। और यही बात मेरे हिसाब से अरुण जेटली जी को भी समझनी चाहिए थी, क्योंकि इसका 2 बार एक्सपेरिमेंट जैसे आपने कहा हो चुका है और दोनों बार विरोध हुआ है से। और दोनों बार ज्वेलर्स ने अपनी जाकर दिक्कत बताई है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद सरकार का मेरे ख्याल एक टारगेट है कि अपना टैक्स बेस जो है वो बढ़ाया जाए, और वो समझती है अब गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना है, आपको मनरेगा को भी फीड करना है, हाँ। सब्सिडीज को भी फीड करना है, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। हाँ। तो गवर्नमेंट नए नए तरीके देखती है। लेकिन इसमें मुझे जो गलत बात लगती है, हाँ। वो लगती है 2 पास्ट एक्सपीरियंस इसमें हो चुके हैं। तो 2 पास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आपको इस सेक्टर को टैक्स करना है इस तरीके से, हाँ। एक्साइज लगाकर, नहीं, लेकिन मैं तो एक सिंपल सी चीज कर, मैं प्रवन खंडेलवाल, अमन जी और अशोक जी के पास आऊंगा। बड़ा क्लियर है, जो आंकड़े बताते हैं 1 करोड़ की संख्या सीधे रोजगार की है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की है, और तकरीबन 6 करोड़ बनती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, मेरा सवाल यह है अमित कि क्या आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के डोमेन को देखकर, उस दायरे को देखकर ये टैक्सेशन तय नहीं कर सकते, या ये मुश्किल है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपनी रिसर्च पढ़ने के बाद, और आप लोग मुझे सही या गलत बताइएगा, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो 6 करोड़ वाला पीछे है उससे ज्यादा तकलीफ निकल कर आ रही है। क्या ये बाइफरकेट नहीं हो सकता? क्या ये अलग अलग नहीं हो सकता? बाइफरकेशन तो ये कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक आपने बताया कि भाई जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है या एक सर्टेन सीलिंग से कम दाम की ज्वेलरी बनाता है, तो उसके ऊपर हम ये नहीं टैक्स करेंगे। बहुत इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि आप इतने तक की आपकी टर्नओवर है, हाँ। तो आपको एक्साइज से आप बाहर हैं। हाँ। लेकिन ये एक तरीके से इसका क्रिटिसिज्म भी है। हाँ। लोग फिर जानकर अपनी टर्नओवर कम दिखाते हैं ताकि इस नेट से बाहर रहें। ये कोई प्रोडक्टिव मेजर नहीं होता है। ये प्रोडक्टिव आप व्यापारियों की बात करते हैं, ये क्या है और ये क्यों है? अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं फंडामेंटली इस टैक्स को चुनौती देता हूं। हाँ। एक्साइज केवल लगता है उन प्रोडक्ट्स पर जो मशीनरी से मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपली। हाँ। इस पूरी इंडस्ट्री में, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हाँ। इस पूरी इंडस्ट्री में मशीनरी का कहीं पर भी उपयोग नहीं होता। ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री में मशीनरी का उपयोग नहीं होता और जो एक्साइज के प्रिंसिपल दायरे में नहीं आती है, हाँ। उस पर एक्साइज लगाना अपने आप में गलत है। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसा अभी सतीश जी ने कहा और अमित जी ने कहा, सवाल ये जो टर्म है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, हाँ। यहीं पर आकर के सारा खेल होने वाला है। जिस इंस्पेक्टर का जिक्र अभी अमित जी ने किया, कल जब वो जो अनएजुकेटेड या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या वो जो कारीगर है, किसी भी ज्वेलर के यहाँ अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है,
वो मैन्युफैक्चरिंग करवाता है छोटे छोटे कारीगर से, जो बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या अन्य जगहों से दिल्ली के अंदर आते हैं। अब वो जो इंस्पेक्टर आएगा उसकी दुकान पर, उसके घर में जब वो सोना देखेगा तो वो कहेगा तू प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब है कि तुझे एक्साइज देनी पड़ेगी। अब एक्साइज देने का मतलब हम और आप जानते हैं कि उसकी पेपर की फॉर्मेलिटीज कितनी है, और पेपर की फॉर्मेलिटीज क्या वो अनएजुकेटेड आर्टिजन पूरी तरीके से कर पाएगा, ये एक दूसरा बड़ा सवाल पेपर है। की फॉर्मेलिटी तो किसान भी नहीं कर पाता, नहीं कर तब भी पाता। 100 तरह का फॉर्म भरवा के लेती है सरकारें। तो आप किसान को रिबेट देते हैं, हाँ। क्योंकि वो पेपर की फॉर्मेलिटी नहीं कर पाता। हाँ। तो अगर किसान को आप रिबेट दे रहे हैं तो यहां पर वो जो छोटा आर्टिजन है उसको इसके दायरे में लाने का क्या औचित्य है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि जब जीएसटी, लेकिन इस बात के बावजूद कि यहां पर कहा जा रहा है कि 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वालों पर यह टैक्स होगा, क्या तब भी ये रिलीफ नहीं है? इसमें ये है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट इसमें अभिज्ञान जी ये है कि जिसकी टर्नओवर पिछले साल 12 करोड़ है, हाँ। उसको इस साल टैक्स देना पड़ेगा, हाँ। और आगे से 6 करोड़ रुपए की यदि टर्नओवर है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक कारीगर यदि एक दिन के अंदर 60-70 ग्राम यदि सोना ही केवल काम करता है, केवल 60-70 ग्राम है, 6-7 तोला सोना, तो वो 6 करोड़ की टर्नओवर को पार कर जाता है। तो क्या आप ये मानेंगे कि क्या उसका जीवन 6-7 तोले 60-70 ग्राम काम करने से क्या उसका परिवार या उसके पीछे जो लोग हैं वो चल जाएंगे? तीसरी बात इसमें अभिज्ञान जी ये है कि हम जब जीएसटी की बात कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है, आप अपना पॉइंट रखिए, आने वाला है। हाँ। तो ऐसी कौन सी जल्दी है? अभी तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जीएसटी तो क्लियर ही नहीं है कि आने वाला है या नहीं आने वाला है। हमारा सिर्फ कहना ये है हाँ। कि ये पहले जो 2 बार वापस हुआ केवल इसी कारण से वापस हुआ। हाँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने उस वक्त हमारे केस को प्रणब मुखर्जी के आगे जाकर के प्लीड किया। अरे तो वही सुषमा स्वराज इस बार गवर्नमेंट में वो जाके अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं प्लीड करती आपका केस? ये जवाब तो आप जाइए इस बार सुषमा स्वराज, अमन जी अलग जवाब देंगे, लेकिन मिलिए ना सुषमा स्वराज जी को। लेकिन मेरा ये कमाल की बात है, तब आपकी सुषमा स्वराज को आप क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने 2005 और 2012 में उलटवा दिया। अपने अरुण जेटली के रहते वो नहीं पलटवा पा रही हैं। तो अब ये तो बात हम करेंगे ना। तो फिर क्रेडिट मत दीजिए ना सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज की गवर्नमेंट है, वो एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कॉलीग कैबिनेट मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर पा रही कि गलत टैक्स है। उस वक्त 22 दिन हड़ताल जी मैं एक अमन आऊंगा, मैं 1 मिनट आपको पूरा समय दूंगा अमन जी पे, जरा अशोक जी की भी बात सुन लूं। और मुंबई में भी आप जानते हैं, मुंबई और देश के पश्चिमी हिस्सों में, इसमें गुजरात शामिल है, बहुत लंबा इस मसले को लेकर विरोध चल रहा है। अशोक जी, आपने सारे आर्ग्यूमेंट सुने, तो फिर रास्ता क्या है? क्या इसको बिल्कुल भी नहीं छूने की जरूरत है, जैसा कि कांग्रेस ने रोल बैक किया? क्या अरुण जेटली को इसको तुरंत रोल बैक करने की जरूरत है? मैं तो कहता हूं 100% रोल बैक करने की इनको तुरंत ही जरूरत है जी। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि इस एक्साइज के एप्लीकेशन में फंडामेंटल फॉल्ट है। फंडामेंटल फॉल्ट ये है कि इन्होंने जो 6 करोड़ की लिमिट रखी है और सारे गोल्डस्मिथ और आर्टिजन्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो हकीकत में अंदर फंस जाने वाले हैं। और मैं समझाता हूं किस तरह से। एक तो आपको बताया गया कि जो 65 ग्राम के आसपास का जो काम करता है, 2-4 आदमी का भी एक छोटा सा वर्कशॉप हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 100-150 ग्राम प्रोडक्शन करता है रोज का, वो तो ऑटोमेटिकली इसके दायरे में आ जाएगा। आप सोचिए कि एक ज्वेलरी का दागीना 4, 5, 6, 8, 10 जगह से काम होके फिर उसका काम कंप्लीट होता है। आप मेरे को बताइए, एक जगह पर जहां पर 500-600 ग्राम का रोज का पॉलिशिंग हो रहा हो, कास्टिंग हो रहा हो या वायर पुलिंग हो रहा हो, उन लोगों को अगर आप इसके ऊपर एक्साइज 1% डालते जाएंगे तो जो फाइनल प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होगा वो 5-5, 7-7, 8-8% एक्साइज कहां से भर पाएगा हर एक लेवल के ऊपर, अगर उसको एक्साइज लगा देंगे तो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने एक एग्जेम्पशन आपने बोला है कि गोल्डस्मिथ और ये निकल जाएंगे। मेरे को ये बताइए, तो लास्ट में प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आप किसी रिटेलर को बनाएंगे? तो रिटेलर जो है वो तो प्रिंसिपली ट्रेडर होता है, और अगर ट्रेडर का थोड़ा सा हिस्सा अगर मैन्युफैक्चरिंग का होता है जहां वो जॉब वर्क करवा लेता है, वो अपना काम बंद कर देगा जॉब वर्क करवाने का, और वो क्यों इस झमेले में पड़ेगा एक्साइज के? तो ऑटोमेटिक मेरे को बताइए, अगर रिटेलर निकल जाता है इस झमेले के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिजन और गोल्डस्मिथ के अंदर ऊपर आ जाएगी, जिनको गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करना चाहती है। तो टेल मी वेदर दिस विल फॉल फ्लैट ऑन द फेस ऑफ द
on the government or not. ठीक है, अमन सिन्हा, अब आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स आप लोगों ने रेस किए हैं उसका जवाब देंगे। अमन जी। अभिज्ञान जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो सोने का व्यापार है, जो स्वर्णकार है, बहुत पुराना, बहुत नेक व्यापार है और हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। पर एक जो वास्तविकता है वो ये भी है अभिज्ञान जी कि कई लोगों ने जो है, कुछ इंडिविजुअल्स ने इसका दुरुपयोग किया, चाहे अपना ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए। वो रियलिटी है, वो सबको पता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। मात्र 1% का एक्साइज टैक्स लगा है। कुछ यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी भ्रांति है इसको लेके, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बताइए। किसी भी तरह का आर्टिकल, क्योंकि वो लोग जो मात्र किसी भी तरह का, वो कह रहे बहुत बड़ा, ये हमारे मित्र जो कह रहे थे कि घान के लोग हैं, हाँ। किसी भी तरह का आर्टिजन जो है, हाँ। वो इससे एग्जेम्प्ट रहेगा। और 12 करोड़ की अगर मान लीजिए उसमें टर्नओवर का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कि किसी इंडस्ट्री को इतना वाइड एग्जेम्पशन दिया हुआ है। 12 करोड़ में मुझे लगता है हार्डली जो है 10-20%, 70-80% लोग तो, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो इसमें कवर नहीं होंगे, वो एग्जेम्प्ट होंगे। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। जो छोटे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनको तो ये लगेगा भी नहीं 1% जो एक्साइज ड्यूटी है, जो हमारे मित्र सभी लोग बता रहे हैं, वहां से बॉम्बे से भी जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, सबका कहना है कि छोटे छोटे आर्टिजन्स काम कर रहे हैं। कि मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी आर्टिजन पे किसी भी तरह का एक्साइज टैक्स नहीं लगने वाला है। और 1% जो एक्साइज टैक्स है उसको लगाने के पीछे, और मैं ये भी बताता हूं आपको कि क्यों लगाया। नहीं, किसी भी आर्टिजन पे, कारीगर पे, कलाकार जो है, जो बना रहा है, बिल्कुल कैटेगोरिकली नहीं लगेगा। लेकिन वो लोग जो बात कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि वो तो सिस्टम से बनकर आने वाला पैसा है ना। अगर आप ऊपर से टैक्स करेंगे तो वो जाके नीचे भी वो अपने तरीके से टैक्स करेंगे। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग को सोर्स कर रहा है, हाँ। जो भी उसमें प्रिंसिपल ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, हाँ। और जिसका टर्नओवर 12 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हाँ। लाइबिलिटी बस उसी के ऊपर आएगी, हाँ। और किसी के ऊपर नहीं आएगी। मुझे लगता है इंडस्ट्री में हार्डली 10 से 15% जो बड़ी कंपनीज जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग सोर्स करती हैं, हाँ। उन्हीं के ऊपर ये लगेगा। अगर छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं अभिज्ञान जी, क्योंकि 4-5 लोगों ने इसके विरोध में बोला। दूसरी बात ये, जो अगर मान लीजिए जीएसटी आ जाता तो ये ऑलरेडी उसमें ये इंक्लूड और एब्जॉर्ब हो जाता, हाँ। ये टैक्स लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हाँ। ये तो जो हमारे विपक्षी दल हैं उन्होंने इस तरह से किया कि जीएसटी को नहीं आने दिया, और जीएसटी जब भी आता है, हाँ। ये उसमें सब्ज्यूम हो जाएगा। और जीएसटी जब आता है तो एक जो टैक्सेशन का एक नहीं, तो आप जीएसटी के आने का वेट कर लीजिए। आप अभी से क्या कर रहे हैं, मतलब भूमिका तैयार कर रहे हैं कि लोग टैक्स देने की आदत डालें इसके ऊपर। अगर जीएसटी आता है, हाँ। तो जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, जो टैक्स स्लैब है, हाँ। उसके कॉरस्पॉन्डिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी से तो जो गोल्ड और बुलियन इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जीएसटी आएगा तो सोने के व्यापार पे भी लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी दूरगामी दृष्टि रख रहे हैं अरुण जेटली। जीएसटी आएगा नहीं आएगा, पहले उस पर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मार्क है, आप खुद एडमिट कर रहे हैं। आप इस इंडस्ट्री को कैटेगराइज टैक्सेशन के जरिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आप ही की भाषा में कि नीचे वाले कारीगर पे ये बोझ नहीं आएगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ना, ऊपर वाले पे लगेगा जिसको हम 12 करोड़ प्लस पे गिरे, राइट। तो फिर आप अगर वो आज 1% टैक्स दे सकता है तो जीएसटी आने के बाद भी 1% दे देता, अभी से उसके पीछे क्यों लग गए? नहीं, पीछे नहीं लगे हैं, हाँ। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहले तो अव्वल अगर जीएसटी पहले आ जाता तो ये कभी आता नहीं। ठीक है, जिस दिन जीएसटी आ जाएगा उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब रहेगा नहीं। एक मिनट भाई, क्या आपको कहा गया कि आपकी गलती है क्या? आप सुषमा स्वराज के पास वापस जाइए। नहीं, एक मिनट, आप सुषमा स्वराज के पास वापस जाइए। अभिज्ञान जी, कोई इंडिविजुअल नाम मुझे लगता है, जितने वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अभिज्ञान जी, मुझे एक बात मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सर कुछ कहना चाहते हैं। अमन जी ने एक बात कही है, मैं मुझे एक बात कहनी है। अभी इन्होंने काले धन का जिक्र किया और ये कहा कि काला धन क्योंकि यहाँ पर होता है, तो क्या मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि हिंदुस्तान में काले धन का जनरेशन किसी और जगह नहीं होता है, केवल ज्वेलरी के। कौन कह रहा है? ये नहीं, काला धन को कर्व करना है, ये क्या गलत है भाई? उसको कर्व करना है, वो एक रियलिटी है। अगर हमें काले धन को रोकना है, उसको कर्व करना है, तो काले धन के लिए उसके जितने भी सोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम सरकार के साथ में बन चुका है, वो अच्छा, काले धन पर बहस नहीं करेंगे, वो मैं भी इंतजार करूंगा जब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का नतीजा आने लगे काले धन पे। वो बहुत दिन से बन रही वो। हाँ सर,
नहीं, स्टैट्यूट बन चुका है अभी। हाँ, स्टैट्यूट बन चुका है अमन सिन्हा, कानून बन लेकिन चुका है। स्टैट्यूट बनने के साथ साथ वास्तविकता में इस कितना सरकार काला ने- धन आप इकोनॉमी में वापस अभिज्ञान ले जी, आ पाए, वो बहुत और बड़ी बहस वास्तविकता है। यह है कि इस सरकार ने जितना किया है, वास्तविकता काले ये धन को कि काले कर्ब धन पर करने अभी के तक लिए अरुण जेटली आजादी के बाद किसी काले सरकार धन ने पर उतना अभी नहीं तक किया। अरुण जेटली के मूव्स एक फेलियर है। अभी बिल्कुल तक है। फेलियर नहीं है, नहीं, बदल जाए वो अलग बात है। काले धन पे हम और आप अलग प्रोग्राम करेंगे, अलग प्रोग्राम पर करेंगे हम इतना लोग। एफर्ट और एक्सरसाइज और इंडेवर किसी सरकार में आजादी के बाद नहीं हुआ ठीक है, जितना इस सरकार ने काले चलिए धन हम को कम वापस करने आते के हैं, लिए हम किया। वापस आते हैं। काले धन पर पर अलग इसको बहस edit है। नहीं करिएगा। ये बात सच है कि रियल एस्टेट से लेकर सोने के व्यापार तक में काला धन इस्तेमाल होता है। हाँ मैं इस बताइए। बात पे बोल ही नहीं रहा। हाँ मैं अमन साहब की वो बात कह रहा हूँ। हाँ अमन साहब ने बहुत अच्छी बात कही हाँ कि भाई नीचे वालों को वो तंग नहीं करेगा। हाँ पहली बात तो है कि 12 करोड़ की बात पिछले साल की है। हाँ। इस साल तो 6 करोड़ है। ठीक है, पहली बात तो ये मान लीजिए, तो वो आधा हो गया स्लैब। आधा हो गया। दूसरी नहीं, बात, 12 करोड़ ही। नहीं, सर, 12 सर, करोड़ पिछले छह। साल का है, 6 सर, छह, छह। ठीक है, एक मिनट सुनिए, मैं समझ छह रहा और हूँ। करोड़, अभी छह भी ये करोड़। प्रपोजल है, मेरी- आपके जो भी मेरी सुझाव होंगे अमन आप लोग लिख जी सकते मेरी हैं। विशेषता का सर, विषय नहीं है, मैं जरा समझना चाहता मैं हूँ चाहता इन हूँ लोगों सब सुन लीजिए। हमने आपकी बात हमारी सुन लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जेटली जी का। उन्होंने शहर से कह दिया भाई कोई इंस्पेक्टर तंग नहीं करेगा। इसका मतलब परोक्ष रूप में तो मान रहे हैं कि इंस्पेक्टर तंग करते हैं। पहली बात तो यही है। परोक्ष रूप बहुत बढ़िया। में गुड वो पॉइंट मान सर। रहे हैं कि Good इंस्पेक्टर point. तंग करते हैं। चलिए हाँ। कोई बात नहीं, नहीं करेगा। मैं पूछता हूं कि लॉ ऑफ लैंड चलेगा, जो एक्साइज ड्यूटी का लॉ है वो चलेगा। जब आपने कह दिया 6 करोड़ से ऊपर सबको देना पड़ेगा, और खुद कह रहे हैं कि 60-65 ग्राम में नहीं बनता काम, 100, 200, 300 ग्राम चाहिए, तो उसके लिए वो तो आएगा ना, काम करेगा। उसे रात को रोटी ले जानी है बेचारे को 1000-500 रुपए की अपने परिवार के लिए। अब वो कमाए या वो ये देखता रहे कि यार मैं तो एक्साइज नहीं दूंगा, 65 ग्राम में चलो तो चने खा लूं, भूखा मर जाऊं, वो नेचुरली उसको क्रॉस कर जाएगा। और 1 करोड़ आदमी जिसके पीछे 6 करोड़ परिवार पड़ा हुआ है, ठीक वो है। निश्चित क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करते ही आई एम सॉरी टू से जेटली साहब को नहीं बुला सकता वहां पर मेरठ में या अंबाले में या कर्नाटक में कि साहब एफएम साहब आपने कहा था छोड़ दो। वो तो जो इसके जो लॉ है जिसको उसका- सुषमा स्वराज जी को नहीं Sorry, बुला पा sorry। रहे। मैं एक नहीं सर, clarification इस पे- प्लीज सर, जो लॉ है एक्साइज का वो चलेगा। मेरे ये गुर्जश है कि इसको लॉ को आप पहले बैठ के ठीक कर लो। इतनी क्या जल्दी पड़ी है इसकी एक्साइज करने की? ये आप लॉ अच्छा ठीक कर पॉइंट, लीजिए। ये पॉइंट मैं भी रेज हाँ, कर रहा हूँ नहीं, कि इसलिए इतनी मुझे जल्दी क्या जवाब पड़ी?